नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुटकर। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या खास लेकर आए हैं आज शो में हम आपके लिए। म्यूचुअल फंड के 25 साल बेमिसाल जानेंगे। 25 साल में किस फंड ने दिया कितना रिटर्न और कैसा है सबसे पुरानी स्कीम्स का प्रदर्शन। इसके अलावा फोकस होगा होम लोन पर जो हो गया है महंगा। क्या फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की तरफ जाने का ये सही वक्त है, पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से हम। साथ ही साथ घर का लोन चुकाएं या म्यूचुअल फंड में निवेश करें, कहां रहेगा ज्यादा फायदा, पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से। इसके अलावा आपको बताएंगे कैसे बनाएं संतुलित पोर्टफोलियो। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी पुरानी है और इसका जो है प्रमाण ये है कि कई म्यूचुअल फंड्स हमारे देश में ऐसे हैं जिन्होंने 25 साल पूरे कर लिए हैं और जाहिर तौर पर इतने लंबे समय में उनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। लेकिन अब आप जब अपना निवेश का प्लान बना रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो आपको क्या फोकस करना चाहिए? क्या पुरानी स्कीम पे फोकस करना चाहिए या नई स्कीम्स पर फोकस करना चाहिए? जो पिछला परफॉर्मेंस रहा है म्यूचुअल फंड्स का उनके हिसाब से चलना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि फंड मैनेजर पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे तमाम सवाल मन में आते हैं और इसकी वजह से कभी ना कभी कुछ कंफ्यूजन होता है, जिसको दूर करने के लिए आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे, जिनको मैं चर्चा में शामिल करूंगा। मनी एड्यू स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या मेरे साथ हैं और साथ ही साथ वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। हेमंत जी, कई सारे फंड्स हमारे सामने अभी आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लंबा समय तय किया है और उसके बाद अच्छे रिटर्न भी दिए हैं। ऑन एन एवरेज करीब 17-18% से लेकर 20-22% तक के रिटर्न पिछले 25 साल में कई फंड्स ने दिए हैं। मैं सबसे पहला सवाल हेमंत जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आज की तारीख में हम फंड्स को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो जो पास्ट परफॉर्मेंस है, कई बार बोला जाता है कि आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर हम रिटर्न देख रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंस उस चीज को देना चाहिए कि किसी फंड ने हमें पिछले कई सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं? देखिए सुमित्र, ये बात सही है कि पास्ट परफॉर्मेंस एक अकेला क्राइटेरिया नहीं हो सकता, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जानना है कि अगर आप देख रहे हैं किसी फंड ने पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म किया है, किस कंसिस्टेंसी से परफॉर्म किया, तो आई थिंक किसी भी इन्वेस्टर के लिए वो जानना ज़रूरी है। और जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो बेसिकली हम उसकी परफॉर्मेंस को उनके पीयर ग्रुप के जो दूसरे फंड्स हैं उनसे कंपेयर करते हैं। तो अगर जिस फंड में आप इन्वेस्टेड है या आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसका परफॉर्मेंस पीयर ग्रुप की एवरेज से अच्छा रहा है तो डेफिनेटली आपको पास्ट परफॉर्मेंस पे ध्यान देना होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब अगर आप शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देख के बिना ये देखे कि किस कैटेगरी की आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, आपकी सुटेबिलिटी है कि नहीं, तब आपको डेफिनेटली ट्रबल होगी। क्योंकि जब मार्केट काफी अच्छी कर रही होती है तो हमने देखा है कि स्मॉल कैप, मिड कैप या थीमेटिक फंड्स, उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। तो सिर्फ आप उस समय पे अगर खाली परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो दो कारणों से काफी एग्रेसिव बन जाएगा। एक तो इक्विटी बाय इटसेल्फ एग्रेसिव है और दूसरा सिर्फ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देख के अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा एग्रेसिव है। तो पास्ट परफॉर्मेंस को देखना जरूरी है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस देखनी है, कंसिस्टेंसी देखनी, जैसे मैंने कहा विज़िवी पीयर ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सूटेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जहां तक जैसे आपने कहा कि 25 सालों में किस तरह का रिटर्न मिला है, तो देखिए उसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि आपने उस फंड में अगर 25 साल दिए हैं तब जाके आपको ऐसा रिटर्न मिला है। यानी ऐसे पीरियड होंगे जब रिटर्न कम होगी, ऐसे पीरियड भी होंगे जब रिटर्न बहुत अच्छी होगी। तो आई थिंक ये बताता है कि इक्विटी की स्ट्रेंथ क्या है। फंड मैनेजर की है तो है, बट आई थिंक इक्विटी की भी स्ट्रेंथ क्या है कि जितना लंबा समय आप देंगे उतने ही बेहतर आपको रिटर्न मिलेगी। बिल्कुल, जितना लंबा समय देंगे उतनी बेहतर रिटर्न आपको मिलेगी। और कुछ जो पिछले 25 साल के जो टॉप 25 फंड्स हैं उनका एक बार दर्शकों के सामने मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का रिटर्न उन्होंने दिया है। ABSL इक्विटी एडवांटेज फंड जो है उसने करीब 17.5% का सालाना रिटर्न दिया है। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप जो है करीब 19% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर कुछ और फंड जिन्होंने रिटर्न काफ़ी ज़ोरदार दिए हैं, उसमें HDFC टैक्स सेवर फंड पर नजर डालिए, करीब 24% का रिटर्न दिया है। HDFC टॉप
100 ने करीब 18-19% का रिटर्न दिया है। कई सारे फंड्स ऐसे हैं और कई सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जहां पर रिटर्न्स पिछले 25 सालों में बहुत जोरदार देखने को मिले हैं। अर्नब, आपसे पूछूंगा मैं ये कि कितना बड़ा रोल एक फंड मैनेजर का होता है, क्योंकि जब हम देखते हैं जो टॉप 5 या टॉप 10 जो फंड्स हैं जिन्होंने रिटर्न अच्छे दिए हैं, तो 25 साल के अंतराल में जो नंबर ऑफ फंड मैनेजर्स हैं वो बहुत कम चेंज हुए हैं। यानी हो सकता है कि 25 साल में 2 फंड मैनेजर रहे हो, 25 साल में 3 फंड मैनेजर रहे हो। बेसिकली एक फंड मैनेजर ने लंबे समय तक इस फंड को चलाया है। और कई बार जब हम चर्चा कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो एक थॉट ये आता है कि आपको फंड तो देखना चाहिए, लेकिन फंड मैनेजर की काबिलियत भी देखना उतना ही जरूरी है। आपका क्या व्यू है? जी, अगर आप देखें तो फंड मैनेजर की भूमिका ओवरऑल प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द फंड में काफी अहम होती है। तो इसीलिए आप कोई भी फंड देखें तो ये जानना जरूरी है कि फंड मैनेजर क्या है, और उसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि फंड मैनेजर की जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो किस प्रकार की स्टाइल। दूसरी बात ये भी होती है कि हर एक फंड का एक प्रोसेस होता है। तो हर एक फंड एक ऐसा सिस्टम भी खड़ा करना चाहता है जिस तरह से वहां पर जो रिसर्च हो, जिस प्रकार से वहां से रिसर्च आइडियाज जनरेट हो और फिर उसमें से फंड मैनेजर चुनाव करे कि कौन से स्टॉक में निवेश करना है, कितना वेटेज देना है। तो ये पूरी सिस्टम जो होती है कोई फंड हाउस की, ये भी बहुत अहम है, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि सिर्फ और सिर्फ फंड का परफॉर्मेंस एक स्टॉक सिलेक्शन से नहीं आता, लेकिन कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस प्रकार से एक सिस्टम वहां एस्टैब्लिश होता है वो भी देखना जरूरी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि फंड हाउसेस भी अपना जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसमें एक प्रोसेस ऑफ, जैसे कंपनीज में होता है कि जैसे टॉप मैनेजमेंट में एक व्यक्ति अगर रिटायर होता है तो उनके पीछे एक सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट होता है, उसी प्रकार से फंड हाउसेस भी अपने फंड्स में एक सक्सेशन प्लान भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि कई सारे फंड्स में एक नहीं लेकिन एक से ज्यादा फंड मैनेजर होते हैं। इसका कारण यही होता है कि इससे सक्सेशन प्लानिंग में भी एक अच्छी मदद मिलती है, क्योंकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये सभी फैक्टर्स ये तय करता है कि फंड कितना कंसिस्टेंट है, किस प्रकार से टफ टाइम्स को झेल सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी फंड हो ओवर एनी पीरियड ऑफ टाइम, जितना लंबा समय होगा, आप देखेंगे बीच बीच में ऐसे बहुत पीरियड्स आएंगे जहां पर फंड का परफॉर्मेंस डिप होता है। लेकिन ओवरऑल जब हम ओवर अ पीरियड या ओवर अ साइकिल देखें तो अगर ये कंसिस्टेंटली रहता है और हाई रहता है तो ये फंड एक अच्छा कहलाता है। तो ये सब फैक्टर्स उसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन पर यह निर्भर करता है कि आपका फंड रिटर्न कैसे देगा आने वाले समय में, और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाहिर तौर पर आपको फंड चूज करना है, आपके गोल्स के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है उसके हिसाब से। हेमंत सर, एक चीज़ और मैं आपसे बहुत बेसिक पूछना चाहूँगा, और वो ये कि कई बार होता है कि जब हम जाते हैं नए फंड्स में अप्लाई करने के लिए या अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए, तो अगर हमें बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है तो हम बड़े नाम के साथ चले जाते हैं। हमने एसबीआई के फंड खरीद लिए, हमने एचडीएफसी के खरीद लिए, उसके बाद कई बार खबरें आती हैं, फिलहाल एक्सिस की खबरें चल रही हैं और लोगों को चिंता होने लगी कि एक्सिस के फंड से पैसा निकाल लेते हैं। ये जो ब्रांड वैल्यू है इसका कितना महत्व है? क्योंकि ये जरूरी है कि हम फंड को देखें, उसकी प्रोसेस को देखें, पूरा रिटर्न को देखें, लेकिन ब्रांड कितना काम करता है? ब्रांड कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफर्टिंग फैक्टर हो सकता है इन्वेस्टर के लिए, कि आप किसी ब्रांड से कंफर्टेबल हैं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपने वहां पे इन्वेस्ट किया तो आपको लगता है कि नहीं इनके फंड्स अच्छे हैं, वो थोड़ा कंफर्टिंग फैक्टर डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन किसी भी निवेशक के लिए ये समझना जरूरी है कि जो म्यूचुअल फंड की जो फंक्शनिंग है, चाहे कोई भी, चाहे पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड हो, उनकी जो फंक्शनिंग है वो सेबी रेगुलेशन के तहत है, और रेगुलेशन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस हैं, काफ़ी ट्रांसपेरेंट हैं। आई थिंक अगर आप म्यूचुअल फंड को किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल से कंपेयर करो तो देखेंगे कि आप जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी म्यूचुअल फंड में वो शायद किसी प्रोडक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आई थिंक ये समझना जरूरी है कि अगर थोड़ा कंफर्ट आपका हो सकता है, बट वो सोल डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है और उनके जो रिटर्न काफ़ी हद तक
दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। एक तो ये कि अंडरलाइंग एसेट्स कैसी हैं, यानी उनका पोर्टफोलियो क्वालिटी कैसी है और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कैसी है। तो आई थिंक ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। और कभी-कभी आपने बिल्कुल सही कहा, काफ़ी पोर्टफोलियो में हम देखते हैं कि एक ही फंड हाउस के 6 या 7 या 8 फंड्स आप लगते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, ज़्यादातर फंड हाउस की एक जो फिलॉसफी होती है, किसी मार्केट फेज में वो अच्छा परफॉर्म करती है। तो आप देखेंगे सडनली एक ही फंड हाउस के ज़्यादातर जो फंड है वो अच्छा कर रहे हैं, तो फिर टेम्पटेशन इन्वेस्टर को होती है कि अगर यहाँ पे फंड अच्छे कर रहे हैं तो सारे पैसे यहाँ पे लगा दें। लेकिन जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की, और सबसे बड़ा एडवांटेज अगर डाइवर्सिफिकेशन है, तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी जानना जरूरी है कि आपके पास फंड हाउसेज की डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज अवेलेबल हैं, तो आपको उसका एडवांटेज लेना चाहिए। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस है, तो खाली जैसे आपने पहले भी कहा कि परफॉर्मेंस देख के आप डिसाइड मत कीजिए। सूटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट फिलॉसफीज में जाना ज़रूरी है। जैसे हम बात करें किसी कैटेगरी की, मान लीजिए फ्लेक्सी कैप है, तो उस कैटेगरी में बहुत सारे फंड मिलेंगे, हर एक की फिलॉसफी अलग है। आई थिंक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है कि आप सिर्फ एक नंबर देखें और उसमें इन्वेस्ट कर दें। कुछ चीज़ें आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हाँ, ब्रांड थोड़ा सा हो सकता है आपको पसंद हो, लेकिन जैसा मैंने कहा, आपको ये फैक्टर को देख के ही डिसीजन लेना, और आई थिंक डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज में। फिर तो कंफर्टिंग ज़रूर हो सकता है, कोई ब्रांड हो सकता है कि आप जिस बैंक में आपका खाता है आप वहीं जाते आ रहे हैं, पिछले कई सालों से आप उनकी सर्विस से खुश हैं, और वहीं पर एक टेबल लगी है जहां आपको म्यूचुअल फंड बेचा जा रहा है और आपको लगे कि ठीक है, हम तो सालों साल इस बैंक के साथ हैं, इन्हीं के फंड्स ले लेते हैं। कंफर्ट फैक्टर ज़रूर हो सकता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। फिलॉसफी अलग अलग तरह की होना आपके पोर्टफोलियो में, ये बहुत ज़रूरी है। किस तरह से कोई फंड मैनेजर पैसा लगा रहा है, उसका जो प्रोसेस है वो समझना। जैसा कि हेमंत जी ने कहा, यहाँ पर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना आसान जरूर है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है, थोड़ा समझना तो बिल्कुल जरूरी है ही। अर्नब, आपसे मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि जब कोई खबर आती है, जैसे अभी हाल ही में एक एक्सिस म्यूचुअल फंड की खबर चल रही है, जिसकी वजह से लोगों में एक डर सा बैठ गया है। कई लोग उसमें से पैसा निकालना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि वहां से निकाल के किसी और फंड में डाला जाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि कई सारे फंड ऐसे हैं जो सालों साल चल रहे हैं, और छोटी मोटी गड़बड़ियां अगर निकलती हैं या किसी तरह के कोई केसेस निकलते हैं, एक इन्वेस्टर को कितना चिंतित होना चाहिए और किस तरह रिएक्ट करना चाहिए इस गिवन सिनेरियो में? देखिए, आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग प्रकार की खबरें आती है कि कुछ हो रहा है या कुछ गड़बड़ है, लेकिन इन्वेस्टर को ये समझना होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और उस पे स्पेसिफिकली उसके पैसों पर क्या असर गिरता है। क्योंकि देखिए, ये कई बार दो अलग चीज हो जाती है, क्योंकि हमारे वहां सेबी के रेगुलेशंस मजबूत है, तो इसमें ऐसा हो सकता है, और ऐसा कई केसेस में हुआ भी है, कि जहां पर इन्वेस्टर्स के हित को असर नहीं हो रहा है, लेकिन फंड में गड़बड़ी है या वहां पर कोई तकलीफ हुई हो, तो ये दो चीजें आपको सेपरेटली देखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एनालॉजी के साथ मैं भी आपको समझा सकता हूं कि मान लीजिए कि कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी में कस्टमर को तकलीफ कब होती है? जब उसके प्रोडक्ट में तकलीफ हो। लेकिन आप शायद कई बार ऐसे खबरें भी सुनेंगे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी जो है, वहां पर कोई फ्रॉड हुआ हो या वहां पर कोई अंदरूनी मामले में कोई गड़बड़ हो, तो इससे कंपनी के प्रोडक्ट पे असर नहीं गिरता, तो इसीलिए वहां पर कंज्यूमर शायद अनअफेक्टेड रहता है। तो इसी तरह एज एन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी आपको ये देखना चाहिए कि अगर कोई बात आती है जहां पर कोई तकलीफ हो, तो पहले तो वो तकलीफ क्या है एग्जैक्टली, उससे उनके इन्वेस्टमेंट पर क्या असर गिरती है, और दूसरा ये भी होता है कि कई बार शायद उनके इन्वेस्टमेंट पे डायरेक्टली असर ना हो, लेकिन अगर ये दर्शाता है कि फंड हाउस में प्रोसेसेस में कोई खामी है या ओवरसाइट नहीं है, ऑब्वियसली उसमें मार्केट रेगुलेटर एक्शन लेगा ही, लेकिन उसके साथ अगर ये जो प्रोसेसेस में खामी है उससे उनके इन्वेस्टमेंट पर असर हो सकता है, तो फिर उनको थोड़ी चिंता की कारण है। लेकिन क्योंकि इतने सारे ओवरसाइट्स है, जो कंट्रोल्स है वो स्ट्रांग है,
तो इसमें एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल म्यूचुअल फंड में एक जो सेफ्टी है वो इज अनपैरेलल इन द सेंस कि वो आपको कई दूसरे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से वहां नहीं दिखाई देगी। तो इसीलिए ये देखना जरूरी है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और असर क्या है। किसी भी तरह की जब चिंता आपको दिखाई देती है आपके इन्वेस्टमेंट में, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसा अर्णव जी बता रहे हैं कि यहाँ पर समझना होगा उस स्थिति को। सबसे पहले आपके फंड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपका जो इन्वेस्टेड मनी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये समझना जरूरी है। इसके अलावा ये बात भी जानना बहुत जरूरी है कि जो रेगुलेशंस हैं हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर वो बहुत स्ट्रांग हैं। यहाँ पर कई सारे रेगुलेटर्स हैं अलग अलग तरह के जो पूरी इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं। तो पैसा आपका सुरक्षित है, उसमें आपको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए नी जर्क रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, तुरंत कोई फैसला ले लेना कोई भी खबर सुनकर, वो काम आपको नहीं करना चाहिए। 25 साल बेमिसाल जो रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो इसीलिए रहे हैं क्योंकि लंबे समय तक ये फंड्स इन्वेस्टेड रहे हैं। इस चर्चा को मैं रैप करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताता हूं, दिखाता हूं ऐसे 9 फंड्स जो सबसे पुराने हैं हमारे देश में। तो उनका नाम से मैं शुरुआत करूंगा और उनका रिटर्न कितना अच्छा रहा है पिछले कुछ यहां पर समय में, पिछले 25 साल से ज्यादा जो है। 9 स्कीम्स ऐसी हैं। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप करीब 21% का सालाना रिटर्न इन्होंने दिया है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा करीब 20% का रिटर्न। कैनरा रोबैको इक्विटी टैक्स सेवर करीब 15% का रिटर्न। एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन 93 करीब 17% का रिटर्न। एसबीआई लार्ज कैप एंड मिड कैप, टाटा लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई मैग्नम इक्विटी ईएसजी, यूटीआई इक्विटी और यूटीआई मास्टर शेयर, ये वो स्कीम्स हैं जो सबसे पुरानी है हमारे देश में और 25 साल से लंबा समय इनको हो गया है, 25 साल से ज्यादा का समय हो गया है ये स्कीम्स चल रही हैं और बेहतरीन रिटर्न हमारे जो निवेशकों को पिछले समय से दे रही हैं। चलिए अर्णव जी और हेमंत जी आगे बढ़ते हैं और एक और अहम मुद्दा आज जो हमने सेलेक्ट किया है जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, वो है होम लोन से जुड़ा। अब ब्याज दरें बढ़ रही हैं, आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ा दी और अभी तो अगली पॉलिसी आना बाकी है। जून महीने में एक नई पॉलिसी आएगी आरबीआई की, हो सकता है कि उसमें भी ब्याज दरें बढ़ें। अब लोगों को और एक्सपर्ट्स को यह समझ में आ रहा है कि यहां से जो कम ब्याज दरों का सिलसिला है वो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे ब्याज दरें यहां से ऊपर ही जाने वाली हैं। लेकिन अब अगर मेरे पास एक होम लोन है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अभी अपनी ब्याज दर फिक्स करा लेनी चाहिए क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहां से होम लोन ऊपर जाएगा, या फिर मुझे अभी भी फ्लोटिंग रेट पर ही होम लोन पर काम करना चाहिए? कुछ ऐसे ही मुद्दों को समझेंगे हमारे मेहमानों के साथ। हेमंत जी, आप ही से शुरुआत करूंगा। इस समय जो ब्रॉडली समझ है एक्सपर्ट्स की, इंडस्ट्री की, वो ये कि यहां से ब्याज दरें ऊपर जाएंगी। तो बिल्कुल बेसिक सवाल, मुझे फ्लोटिंग में रहना चाहिए या अपना होम लोन इंटरेस्ट जो है उसको फिक्स करा लेना चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जाहिर है कि जैसे ऑलरेडी हमने देखा कि रेट्स ऊपर गए हैं और आगे जाके भी होने वाले हैं और मुझे लगता है ये जो रेट्स जो है इसी एलिवेटेड लेवल्स पे रहेंगे करीब एटलीस्ट 2 या 2.5 साल तक। तो देखिए, अगर मैं, जैसा आपने कहा, मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो एज ए बोरोवर, फ्लोटिंग रेट का मतलब है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो मेरा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, और फिक्स रेट का मतलब है कि मैं आज अगर अपना इंटरेस्ट रेट फिक्स करा लूँ तो मुझे उसी रेट पे पे करना है। तो जाहिर सी बात है, आपको सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा कि फिक्स रेट जो है वो एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप थोड़ा इसमें डिटेल में जाएं तो हमें समझना होगा कि किस तरह का फिक्स लोन आपको अवेलेबल है इस समय पे, किस इंटरेस्ट रेट्स पे आप अपना जो ईएमआई है वो फिक्स कराते हैं। क्योंकि ये मत भूलिए कि एज ए बोरोवर अगर आपको दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं तो बैंक्स को आपसे ज़्यादा मालूम है कि उनको पता है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाले हैं, और फिक्स जो इंटरेस्ट रेट वाले जो लोन्स हैं उनमें इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो जैसा मैंने कहा, अगर एक सिंपल सा कंपैरिजन करें तो जाहिर सी बात है, लगता है कि फिक्स एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स को आपको देखने की ज़रूरत है। करेक्ट, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि जो सुनाई दे और दिखाई दे वही बेहतर हो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऐसी कहावत है अंग्रेजी में। अर्णव जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर मुझे ये चूज़ करना है कि मुझे अब फिक्स्ड पे आना है या फ्लोटिंग पे जाना है, तो मुझे कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो लोन का पीरियड है वो कितना बाकी है, क्योंकि
देखिए, अगर आपके पास एक लंबा पीरियड है, तो लंबे पीरियड के लिए आप ये देखेंगे कि रेट्स में कहीं फॉर अ शॉर्ट पीरियड बढ़ोतरी होगी, फिर वो कम। टेबल लगी है जहां आपको म्यूचुअल फंड बेचा जा रहा है और आपको लगे कि ठीक है, हम तो सालों साल इस बैंक के साथ हैं, इन्हीं के फंड्स ले लेते हैं। कंफर्ट फैक्टर जरूर हो सकता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। फिलॉसफी अलग अलग तरह की होना आपके पोर्टफोलियो में, ये बहुत जरूरी है। किस तरह से कोई फंड मैनेजर पैसा लगा रहा है, उसका जो प्रोसेस है वो समझना। जैसा कि हेमंत जी ने कहा, यहाँ पर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना आसान जरूर है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। थोड़ा समझना तो बिल्कुल जरूरी है ही। अर्नब, आपसे मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि जब कोई खबर आती है, जैसे अभी हाल ही में एक एक्सिस म्यूचुअल फंड की खबर चल रही है, जिसकी वजह से लोगों में एक डर सा बैठ गया है। कई लोग उसमें से पैसा निकालना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि वहां से निकाल के किसी और फंड में डाला जाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि कई सारे फंड ऐसे हैं जो सालों साल चल रहे हैं और छोटी मोटी गड़बड़ियां अगर निकलती हैं या किसी तरह के कोई केसेस निकलते हैं, एक इन्वेस्टर को कितना चिंतित होना चाहिए और किस तरह रिएक्ट करना चाहिए इस गिवन सिनेरियो में? देखिए, आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग प्रकार की खबरें आती है कि कुछ हो रहा है या कुछ गड़बड़ है, लेकिन इन्वेस्टर को ये समझना होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और उस पे स्पेसिफिकली उसके पैसों पर क्या असर गिरता है। क्योंकि देखिए, ये कई बार दो अलग चीज हो जाती है, क्योंकि हमारे वहां सेबी के रेगुलेशंस मजबूत है, तो इसमें ऐसा हो सकता है और ऐसा कई केसेस में हुआ भी है कि जहां पर इन्वेस्टर्स के हित को असर नहीं हो रहा है, लेकिन फंड में गड़बड़ी है या वहां पर कोई तकलीफ हुई हो। तो ये दो चीजें आपको सेपरेटली देखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एनालॉजी के साथ मैं भी आपको समझा सकता हूं कि मान लीजिए कि कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी में कस्टमर को तकलीफ कब होती है? जब उसके प्रोडक्ट में तकलीफ हो। लेकिन आप शायद कई बार ऐसे खबरें भी सुनेंगे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी जो है, वहां पर कोई फ्रॉड हुआ हो या वहां पर कोई अंदरूनी मामले में कोई गड़बड़ हो, तो इससे कंपनी के प्रोडक्ट पे असर नहीं गिरता, तो इसीलिए वहां पर कंज्यूमर शायद अनअफेक्टेड रहता है। तो इसी तरह एज एन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी आपको ये देखना चाहिए कि अगर कोई बात आती है जहां पर कोई तकलीफ हो, तो पहले तो वो तकलीफ क्या है एग्जैक्टली, उससे उनके इन्वेस्टमेंट पर क्या असर गिरती है। और दूसरा ये भी होता है कि कई बार शायद उनके इन्वेस्टमेंट पे डायरेक्टली असर ना हो, लेकिन अगर ये दर्शाता है कि फंड हाउस में प्रोसेसेस में कोई खामी है या ओवरसाइट नहीं है, ऑब्वियसली उसमें मार्केट रेगुलेटर एक्शन लेगा ही। लेकिन उसके साथ अगर ये जो प्रोसेसेस में खामी है उससे उनके इन्वेस्टमेंट पर असर हो सकता है, तो फिर उनको थोड़ी चिंता की कारण है। लेकिन क्योंकि इतने सारे ओवरसाइट्स है, जो कंट्रोल्स है वो स्ट्रांग है, तो इसमें एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल म्यूचुअल फंड में एक जो सेफ्टी है वो इज अनपैरेलल इन द सेंस कि वो आपको कई दूसरे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से वहां नहीं दिखाई देगी। तो इसीलिए ये देखना जरूरी है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और असर क्या है। किसी भी तरह की जब चिंता आपको दिखाई देती है आपके इन्वेस्टमेंट में, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसा अर्नब जी बता रहे हैं कि यहाँ पर समझना होगा उस स्थिति को। सबसे पहले आपके फंड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपका जो इन्वेस्टेड मनी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये समझना ज़रूरी है। इसके अलावा ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो रेगुलेशंस हैं हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर वो बहुत स्ट्रांग हैं। यहाँ पर कई सारे रेगुलेटर्स हैं अलग अलग तरह के जो पूरी इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं। तो पैसा आपका सुरक्षित है, उसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए नी जर्क रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, तुरंत कोई फैसला ले लेना कोई भी खबर सुनकर, वो काम आपको नहीं करना चाहिए। 25 साल बेमिसाल जो रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो इसीलिए रहे हैं क्योंकि लंबे समय तक
ये फंड्स इन्वेस्टेड रहे हैं। इस चर्चा को मैं रैप करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताता हूं, दिखाता हूं ऐसे 9 फंड्स जो सबसे पुराने हैं हमारे देश में। तो उनका नाम से मैं शुरुआत करूंगा और उनका रिटर्न कितना अच्छा रहा है पिछले कुछ यहाँ पर समय में, पिछले 25 साल से ज़्यादा जो है। 9 स्कीम्स ऐसी हैं। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप करीब 21% का सालाना रिटर्न इन्होंने दिया है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा करीब 20% का रिटर्न। कैनरा रोबैको इक्विटी टैक्स करीब 15% का रिटर्न। एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन 93 करीब 17% का रिटर्न। एसबीआई लार्ज कैप एंड मिड कैप, टाटा लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई मैग्नम इक्विटी ईएसजी, यूटीआई इक्विटी और यूटीआई मास्टर शेयर, ये वो स्कीम्स हैं जो सबसे पुरानी है हमारे देश में और 25 साल से लंबा समय इनको हो गया है, 25 साल से ज़्यादा का समय हो गया है ये स्कीम्स चल रही हैं और बेहतरीन रिटर्न हमारे जो निवेशकों को पिछले समय से दे रही हैं। चलिए अर्णव जी और हेमंत जी आगे बढ़ते हैं और एक और अहम मुद्दा आज जो हमने सेलेक्ट किया है, जिस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, वो है होम लोन से जुड़ा। अब ब्याज दरें बढ़ रही हैं, आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ा दी और अभी तो अगली पॉलिसी आना बाकी है। जून महीने में एक नई पॉलिसी आएगी आरबीआई की, हो सकता है कि उसमें भी ब्याज दरें बढ़ें। अब लोगों को और एक्सपर्ट्स को यह समझ में आ रहा है कि यहां से जो कम ब्याज दरों का सिलसिला है वो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे ब्याज दरें यहां से ऊपर ही जाने वाली हैं। लेकिन अब अगर मेरे पास एक होम लोन है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अभी अपनी ब्याज दर फिक्स करा लेनी चाहिए क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहां से होम लोन ऊपर जाएगा, या फिर मुझे अभी भी फ्लोटिंग रेट पर ही होम लोन पर काम करना चाहिए? कुछ ऐसे ही मुद्दों को समझेंगे हमारे मेहमानों के साथ। हेमंत जी, आप ही से शुरुआत करूंगा। इस समय जो ब्रॉडली समझ है एक्सपर्ट्स की, इंडस्ट्री की, वो ये कि यहां से ब्याज दरें ऊपर जाएंगी। तो बिल्कुल बेसिक सवाल, मुझे फ्लोटिंग में रहना चाहिए या अपना होम लोन इंटरेस्ट जो है उसको फिक्स करा लेना चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जाहिर है कि जैसे ऑलरेडी हमने देखा कि रेट्स ऊपर गए हैं और आगे जाके भी होने वाले हैं, और मुझे लगता है ये जो रेट्स जो है इसी एलिवेटेड लेवल्स पे रहेंगे करीब एटलीस्ट 2 या 2.5 साल तक। तो देखिए, अगर मैं, जैसा आपने कहा, मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो एज ए बोरोवर, फ्लोटिंग रेट का मतलब है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो मेरा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, और फिक्स रेट का मतलब है कि मैं आज अगर अपना इंटरेस्ट रेट फिक्स करा लूँ तो मुझे उसी रेट पे पे करना है। तो जाहिर सी बात है, आपको सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा कि फिक्स रेट जो है वो एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप थोड़ा इसमें डिटेल में जाएं तो हमें समझना होगा कि किस तरह का फिक्स लोन आपको अवेलेबल है इस समय पे, किस इंटरेस्ट रेट्स पे आप अपना जो ईएमआई है वो फिक्स कराते हैं। क्योंकि ये मत भूलिए कि एज ए बोरोवर अगर आपको दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं तो बैंक्स को आपसे ज़्यादा मालूम है कि उनको पता है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाले हैं, और फिक्स जो इंटरेस्ट रेट वाले जो लोन्स हैं उनमें इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो जैसा मैंने कहा, अगर एक सिंपल सा कंपैरिजन करें तो जाहिर सी बात है, लगता है कि फिक्स एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स को आपको देखने की ज़रूरत है। करेक्ट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि जो सुनाई दे और दिखाई दे वही बेहतर हो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऐसी कहावत है अंग्रेजी में। अर्णव जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर मुझे ये चूज़ करना है कि मुझे अब फिक्स्ड पे आना है या फ्लोटिंग पे जाना है, तो मुझे कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो लोन का पीरियड है वो कितना बाकी है। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास एक लंबा पीरियड है तो लंबे पीरियड के लिए आप ये देखेंगे कि रेट्स में कहीं फॉर अ शॉर्ट पीरियड बढ़ोतरी होगी, फिर वो कम हो जाएंगे। क्योंकि हमें ये पूरा जो होम लोन का सिचुएशन है उसे एक मैराथन की तरह देखना है, एक स्प्रिंट की तरह नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि छोटे छोटे जो चेंजेस आते हैं उस पे आप रिएक्ट मत कीजिए। फॉर एग्जांपल, देखिए, अगर आपके पास एक बहुत लंबा पीरियड है होम लोन का तो उसमें शायद आपको थोड़े समय के लिए बढ़े हुए रेट्स का असर देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही फिर रेट्स कम होते जाएंगे तो वहां पर आपको वापस कम रेट्स दिखाई देंगे। तो ये चीज होती है। दूसरी चीज ये आपको देखनी है कि आपका जो रेट डिफरेंशियल है बिटवीन कि आज आप क्या पे कर रहे हो, फिक्स्ड रेट में कितना है, वो एक बहुत अहम भूमिका करता है। क्योंकि वहां पर जो फिक्स्ड रेट का लोन होता है वो पहले तो
एक ऊंची दर पे आपको मिलता है। दूसरी बात ये होती है कि ये फिक्स्ड भी पूरा फिक्स नहीं होता, क्योंकि उसमें भी काफी क्लॉजेज होते हैं कि जहां पर फॉर इन कई लोनों में फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड फिक्स होता है, फिर एक बार रीसेट होता है, या फिक्स्ड रेट लोन्स में एक क्लॉज होता है कि अगर कोई बहुत बड़ी घटना घटी तो वहां पर बैंक्स को ये भी प्रावधान है कि वो रेट्स को बदल सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको अपने लोन के कंडीशंस में देखनी है। और तीसरी बात ये है कि आपको ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन भी देखनी है, क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम भारत का अर्थतंत्र डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, और इसका जो इम्पैक्ट आता है वो सीधा यही है कि जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है वैसे वैसे ओवरऑल रेट्स इन द इकोनॉमी कम होती है, क्योंकि जैसे इकोनॉमी ब्रॉड बेस्ड होती है, स्ट्रेंथन होती है, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है। और ये दुनिया भर का एग्जाम्पल है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है वैसे वैसे ओवरऑल जो लेवल्स है इंटरेस्ट रेट के वो कम होते जा रहे हैं। तो अगर आपका ये विश्वास है कि भारत भी इसी दिशा में जा रहा है, तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप यही देखेंगे कि बीच में उतार चढ़ाव को देखते हुए भी एक ट्रेंड जो है रेट्स का वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो ये इससे आप अगर फ्लोटिंग रेट में रहे तो आपको फायदा है। तो ये सभी चीजें आप देखकर ही निर्णय ले कि क्या एक छोटे पीरियड के लिए क्या मुझे इस तरह का बदलाव करना है अपने लोन रेट्स में, या अपने जो एग्जिस्टिंग फ्लोटिंग रेट्स है वहीं पे हमें स्टिक करना है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है, जिसके हिसाब से आप ये तय कर सकते हैं कि आपको फ्लोटिंग में रहना है या फिर फिक्स रेट की तरफ जाना है। हेमंत सर, अगर सिंप्लीफाई करें और थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करें लेट्स से दो तरह के लोगों में। मैंने अभी कुछ समय 2-3 साल पहले होम लोन लिया है और मेरा तो होम लोन 25 साल का है, मेरे पास लंबा समय है यहाँ पर। मुझे किस तरह के लोन प्रेफर करने चाहिए? और दूसरी कैटेगरी में अगर मैं हूँ और मैंने 25 साल का होम लोन लिया है और मैंने करीब करीब 12 से 15 साल ऑलरेडी पे कर दिया है, लेकिन 10 साल अभी बाकी हैं, तो मुझे किस तरह के होम लोन में रहना चाहिए, फिक्स्ड में या फ्लोटिंग में? क्या कोई जेनेरिक फॉर्मूला निकल सकता है जिसमें दोनों तरह के लोग फिट हो पाए? देखिए सुमित, मेरा ये मानना है कि जैसे आप दोनों एग्जांपल आपने दिए, दोनों में समय जो है काफी लंबा है, और जैसा आनंद ने भी कहा कि इंटरेस्ट रेट की साइकिल्स होती हैं, राइट। वो अगर 2-2.5 साल में अगर बदलेंगी तो उसमें अगर हर बार आप बदलाव करना चाहेंगे तो मुश्किल हो। जैसे मैंने कहा, आइडली तो हम यही चाहेंगे कि जैसे हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, कि हम चाहते हैं कि भाई हमारी जो इन्वेस्टमेंट की जो रिडम्पशन हो वो पीक पे हो जाए और इन्वेस्टमेंट जो है वो एकदम लोएस्ट लेवल पे हो। तो आई थिंक वही फीलिंग एज ए बोरोवर हमारी हमेशा इंटरेस्ट रेट में भी रहती है। बट आई थिंक एक दो चीजें और समझने की जरूरत है यहाँ पे। पहली बात, जब हम कंपेयर करते हैं ना फिक्स इंटरेस्ट लोन्स को और फ्लोटिंग रेट को, तो अगर आप जाके थोड़ा सा रिसर्च करें उसके ऊपर, आप देखेंगे पहली बात कि जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंशियल है दोनों का काफी ज्यादा है। जैसे आपने भी दिखाया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता नहीं कि वो एक बहुत ही सेंसिबल डिसीजन होगा कि आप फिक्स में जाएं। दूसरी बात, आप देखेंगे कि बहुत कम बैंक्स या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो आपको फिक्स रेट पे होम लोन देने के लिए तैयार होंगी। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि आपके पास क्या बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शन है। और तीसरी बात ये है कि आप इसको फिर से अगर प्री पेमेंट करना चाहेंगे बाद में आगे जाके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको पेनल्टी भी लगेगी। जबकि फ्लोटिंग रेट के ऊपर अगर आप उसको प्री पे करते हो तो उसमें कोई पेनल्टी भी नहीं लगती है। तो मुझे लगता है इन द लॉन्ग रन जो फ्लोटिंग रेट जो है वो एक डेफिनेटली बेहतर ऑप्शन है। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर एज ए बोरोवर हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ने वाले हैं, तो बैंक्स को हमसे ज़्यादा पता है। और जब वो बैंक जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, तो जो डिफरेंशियल होगा वो इतना होगा कि शायद आपके लिए किसी तरह का भी एडवांटेज सामने नहीं आएगा। तो आई थिंक डिसीजन लेने से पहले कुछ चीज़ें देखें। और जैसा मैंने कहा कि बहुत कम ऑप्शंस आपको मिलेंगी जहां पे आपको फिक्स रेट में होम लोन मिलेगा। लॉन्ग रन में मुझे लगता है फ्लोटिंग डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन है। बिल्कुल, तो ये एक बात बहुत क्लियर निकल कर आई। हमारे दोनों मेहमानों ने बताया कि लॉन्ग रन में फ्लोटिंग जो है वो बेटर ऑप्शन दिखाई देता है, और जैसे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा है इसलिए भी फ्लोटिंग में जाना बेटर ऑप्शन दिखाई देता है। और ऑप्शंस कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बैंक्स या एनबीएफसीज आपको ये
ऑप्शन देती नहीं है कि आप जाइए और आपको फिक्स रेट पर आसानी से होम लोन मिल जाए। ये कई सारे फैक्टर्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ हेमंत जी ने कही वो ये कि जब आप फिक्स्ड रेट लेंगे और फिर आप प्रीपे कभी करना चाहेंगे तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। फ्लोटिंग में वो सिचुएशन नहीं आती है। तो ब्रॉडली ज़रूरत आपकी है, आपको अपने हिसाब से पढ़ाई करके रिसर्च करके फैसला लेना है। हम जो मदद आपकी कर सकते हैं वो ये कि जानकारी आपके सामने रख सकते हैं, और वही हमने कोशिश की है फिलहाल इस चर्चा को करके। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन आपको बता दें कि आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके सामने है 9619873567। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल करें, भेजें। साथ ही साथ आप वीडियो बनाकर भी सवाल भेज सकते हैं। मेरे दोनों मेहमान बने हुए हैं मेरे साथ। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद और सवाल जवाब शुरू करेंगे। बाजार आपको देता है निवेश के अनगिनत मौके। असर तब पड़ता है जब आप उन मौकों का उठाते हैं फायदा सही वक्त पर। बाजार के उतार चढ़ाव से लेकर मार्केट में उतरने की आपकी चाह तक, ट्रेडिंग और टेक्निकल्स की बारीकियों पर भी है मेरी नजर। मैं मानसी दवे, तो जुड़िए मेरे साथ, जानिए बाजार के ट्रेंड दिन भर। ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। देखो देखो देखो, नया टीवी देखो। आ गई? सब्जियां छोटू की दुकान से लाई हो ना, वही सही रेट देता है। हाँ पापा। डिसाइडेड। 55 इंच का टीवी इस दीवार पे लग जाएगा। ओह सुपर, कल मैं चेक दे दूंगी। तुम नहीं, मैं अपने पैसों से। वाओ, कैसे? ये देखो एडवर्टाइजमेंट, 30% एश्योर्ड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब सब्जी सिर्फ छोटू की दुकान से, पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी भी अरे गहरे से। पापा, अजनबी का ज्ञान, अपना नुकसान। लेकिन फिर टीवी? सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Every day today, over 23,000 businesses, large and small, reach consumers across markets in new ways. They all have one thing in common: delivery. We connect our customers through our infrastructure and technology through the largest and fastest growing logistics network in India. With over 1 billion shipments delivered and counting, we are delivery. There is a lot of new that's awaiting you at Mirror Now. News that is bolder. Shows that are sharper. New people, champions who always put your issues first. Mirror Now, you first. Every day today, over 23,000 businesses, large and small, reach consumers across markets in new ways. They all have one thing in common: delivery. We connect our customers through our infrastructure and technology through the largest and fastest growing logistics network in India. With over 1 billion shipments delivered and counting, we are delivery. एक बार फिर स्वागत है आपका ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर। हमारे दोनों खास मेहमान हेमंत रुस्तगी जी और अर्णब पंड्या जी हमारे साथ बने हुए हैं और अब शुरू करेंगे हम सवाल जवाब का सिलसिला। तो पहला सवाल निखिल जी ने हमसे पूछा है। निखिल जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी सर बिल्कुल बढ़िया। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? पुणे से। पुणे से, ओके वेरी गुड। बताइए क्या सवाल है निखिल जी आपका? जी एक्चुअली मैं पिछले 1 साल से एवरी मंथ 52,500 की SIP कर रहा हूँ मैं। फंड्स के नाम मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिए और मैंने 2 लाख रुपीस की लमसम इन्वेस्टमेंट की है डेप फंड में। उनका भी नाम मैंने आपको भेजा है। 4 फंड से मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट की है। तो एक्चुअली मेरी एज अभी 35 इयर्स है और बेसिकली इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ बच्चे की पढ़ाई के लिए। अराउंड 60 लाख रुपीस मुझे चाहिए होंगे इन 10 इयर्स।
और रिटायरमेंट के लिए 1.5 करोड़ इन 15 इयर्स ऑफ टाइम स्पैन। ओके करेक्ट। तो आपका ये प्लानिंग फिलहाल चल रही है 52,500। तो यहाँ पर यहाँ कुछ SIPs चल रही हैं और 2 लाख रुपए आपने डेट में डाले हैं। पोर्टफोलियो में एक बार बता देता हूँ यहाँ पर CR ब्लू चिप, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, पराग पारेख, ओके, MA इमर्जिंग ब्लू चिप, एक्सिस स्मॉल कैप, SBI फोकस, ये कुछ फंड हैं जिसमें आपने अलग अलग तरह की SIP की हुई है। हेमंत जी, अगर आपने पोर्टफोलियो पर नज़र डालें तो यहाँ पर अलग अलग फंड्स तो दिखाई दे रहे हैं, पर जिस तरह का इन्वेस्टमेंट अभी हो रहा है, जो 52 हज़ार की जो SIP चल रही है अभी, वो आपको लगता है कि इनके लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करेगी इनकी? आई थिंक सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो हम हमेशा कहते हैं ना कि जिस तरीके का प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए, उस तरीके का निखिल ने प्रोसेस को फॉलो किया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि किसी भी निवेशक के लिए अगर आप सही प्रोसेस से अपने इन्वेस्टमेंट को चालू करें तो आधी सक्सेस तो आपको वहीं से मिल जाती है। तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे से पोर्टफोलियो बनाया है। जहाँ तक पोर्टफोलियो क्वालिटी का सवाल है, काफ़ी अच्छा है, बट उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले हम देखते हैं कि इनकी जो 2 गोल्स हैं उनके, बच्चे के एजुकेशन, उनके रिटायरमेंट के लिए इन्होंने जैसा कहा कि 52,500 कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर क्योंकि लंबा समय है, बच्चे के एजुकेशन के लिए 10 साल, रिटायरमेंट के लिए 15 साल, तो ऑब्वियसली एक इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो होना चाहिए जो उन्होंने बनाया है यहाँ पे। तो अगर हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें तो तकरीबन 25,000 रुपीज़ इनको अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है और 29,000 उनको इन्वेस्ट करना है अपने रिटायरमेंट के लिए। तो कुल मिला के 54,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्होंने ऑलरेडी 52,500 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अभी काफ़ी यंग है। आगे जाके इनके पास और स्कोप है अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का। तो मुझे लगता नहीं कि जहाँ तक इनके लक्ष्य का सवाल है, इनमें कोई इनको प्रॉब्लम आनी चाहिए यहाँ पे। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो टारगेट सेट किए हैं, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा देखना होगा। काफ़ी बार क्या होता है, हम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के शुरुआत में एक टारगेट बनाते हैं रिटायरमेंट की, आज की अपनी इनकम और जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देख के, जबकि सच्चाई ये है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप करियर में ग्रो करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, आपके और गोल्स आते हैं जिसको आपको इसमें शामिल करना होगा। तो आई थिंक ये ध्यान रखिए कि शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन इसको आपको समय समय पे रिवाइज करके देखना होगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि 15 साल के बाद 1.5 करोड़ जिस तरह की आपकी इनकम है वो शायद आपके लिए पर्याप्त हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। जहाँ तक पोर्टफोलियो क्वालिटी का सवाल है, जैसे मैंने पहले भी कहा, अच्छे फंड्स हैं, सारी फंड्स की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छी रही है और जिस तरह का एक्सपोजर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ मार्केट जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में होना चाहिए, वो इनके पोर्टफोलियो में यहाँ पे है। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा 2 लाख रुपए ये डेट फंड में डाल रहे हैं। अब इनका टाइम होराइजन है 10 साल और 15 साल। आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सूटेबिलिटी का इशू है। मुझे लगता है कि उतने लंबे समय के लिए डेट एक सही ऑप्शन नहीं है, अनलेस इनकी कोई और रिक्वायरमेंट है जिसके लिए ये डेट में डाल रहे हो। और डेट में भी इनके पास 2 या 3 तरह के फंड हैं। छोटा पोर्टफोलियो है। आई थिंक अगर आपको किसी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो मे बी शॉर्ट टर्म फंड, इस तरह के फंड को देखिए। बट सिर्फ इसलिए कि आपको डाइवर्सिफाई करना है, जरूरी नहीं है कि आपका पैसा हर एसेट क्लास में। तो आई थिंक ये पॉइंट है, थोड़ा इनको ध्यान रखें, थोड़ा सा इस पर रिवर्क करने की जरूरत है। ओके, तो फंड सिलेक्शन यहाँ पर काफ़ी हद तक ठीक है। डेट में आपने काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रखा है यहाँ पर निखिल जी। वो अगेन डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन जो आपका जो गोल है उसको भी थोड़ा रीसेट करने की ज़रूरत है, जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं हेमंत जी। क्योंकि जो पैसा हम आज इमेजिन करके चलते हैं, वो जब रिटायरमेंट तक हम पहुँचते हैं उसकी वैल्यू में इन्फ्लेशन ऐड हो जाना चाहिए। तो इन्फ्लेशन को दिमाग में रखते हुए हमें प्लानिंग करनी चाहिए। तो निखिल जी, कोई और सवाल आप पूछना चाहेंगे हेमंत जी से? जी एक्चुअली ये जो डेप फंड है, ये डेप फंड मैंने इसीलिए ऐड किया है मेरे पोर्टफोलियो में। ये एज ए इमरजेंसी कॉर्पस मैंने रखा है वहाँ पे, मतलब रादर देन FD मैंने उसको इन्वेस्ट किया है डेप फंड में। तो उसका जो होराइजन है वो इट्स नॉट फॉर चाइल्ड एजुकेशन या मेरे रिटायरमेंट के लिए, वो जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कुछ पैसे लगे तो मैंने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है उसको, ताकि वो लिक्विडिटी का इशू ना है वहाँ पे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन हर किसी के मन में रहता है, इमरजेंसी में लिक्विडिटी का क्या होगा। हेमंत जी, आप एक बार फिर समझाइए निखिल को, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने बोला। जो डेट फंड में 2 लाख रुपया लगाया है वो इमरजेंसी के लिए रखा है कि सडनली अगर कोई इमरजेंसी आए तो लिक्विडिटी का इशू ना हो। क्या डेट में रखना
रखना इमरजेंसी फंड अच्छा ऑप्शन है या कोई दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते हैं? नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इनका टाइम होराइजन जो 10 से 15 साल है, तो डेफिनेटली वहाँ पे डेट फंड बिल्कुल सूटेबल नहीं है अनलेस इनकी कोई और रिक्वायरमेंट हो, जैसा इन्होंने अभी क्लैरिफाई किया कि इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो एक इमरजेंसी फंड बनाने का। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, इसके अंदर लो ड्यूरेशन फंड भी है, इसके अंदर शॉर्ट टर्म फंड भी है, इसके अंदर बैंकिंग और पीएसयू फंड भी है। जो ये बात सही है कि इमरजेंसी फंड का जो आप कॉर्पस बनाते हैं वो एक सेफर इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, वो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जब आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी हो तो उसका मुकाबला करने के लिए पैसा आप वहाँ से ले लें। तो वहाँ पे जैसे लो ड्यूरेशन फंड है, इस तरह की जो ऑप्शन है निखिल, वो आप देखिए। बैंकिंग पीएसयू और इस तरह के जो लॉन्गर ड्यूरेशन फंड या बैंकिंग पीएसयू फंड जो है वो आपके लिए इमरजेंसी फंड के लिए डेफिनेटली सूटेबल नहीं है। और 2 लाख रुपए के इमरजेंसी फंड आप 4 फंड में लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, लो ड्यूरेशन फंड या किसी लिक्विड फंड में लगाएंगे, एक फंड में भी अगर आप पैसा लगाएंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो डेट पोर्टफोलियो है इसको थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है। अगर आपका पर्पस इमरजेंसी फंड का है तो डेफिनेटली बैंकिंग एंड पीएसयू या इस तरह के जो फंड है वो सूटेबल नहीं है। लो ड्यूरेशन या लिक्विड फंड, उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए। ड्यूरेशन या लिक्विड फंड यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है निखिल आपको, क्योंकि वहाँ से जो है पैसा जो है वो इजीली आप रिट्रीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जब आपको इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़े। तो जो फिलहाल आपने चूज़ किया है बैंकिंग एंड पीएसयू तरह के डेट फंड्स, उनमें जो है उनसे आप बाहर हो सकते हैं। ये सलाह है ब्रॉडली आपके पोर्टफोलियो पे और आपके जो प्लान्स हैं उसको लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? सर बिल्कुल ठीक है सर, आप कैसे? बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं पर मंथ 10,000 SBI के ब्लू चिप में 4,000 और मिड कैप में 4,000 और 2,000 में डालता हूँ स्मॉल कैप। ये तीनों SBI के फंड हैं, राइट? हाँ, ये ब्लू चिप में मिड जी, ब्लू चिप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और मैडम सर मेरी ये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने रिटायरमेंट के लिए, मेरे रिटायरमेंट के बाद के लिए मैं सेविंग, मेरा लक्ष्य है कि कम से कम मेरे पास उसका 1.5 करोड़ रुपया हो। 1.5 करोड़ रुपया, ठीक है। आपकी उम्र क्या है इस समय सुनील जी? अभी मेरी उम्र लगभग 41 है ईयर है। ओके, 41 है आपकी एज। मेरी अभी सर्विस लगभग 22 ईयर्स बची हुई है। 22 ईयर्स बची है आपकी सर्विस, वेरी गुड। ओके, 20 ईयर मान लीजिए सर, 20 ईयर बची होती, क्या मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, चलिए पता करते हैं। तो करीब करीब 20 साल की सर्विस और बाकी है। यहाँ पर 3 फंड्स में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, SBI ब्लू चिप, SBI मैग्नम मिड कैप और SBI स्मॉल कैप। ये 3 फंड्स में पैसा हो रहा है, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग है। अर्णव, क्या लगता है आपको, जो लक्ष्य है इनका 1.5 करोड़ रुपए का, 20 साल में ये पूरा हो पाएगा इस करंट पोर्टफोलियो के जरिए? अगर हम देखें तो एज्यूम कर ले कि इनका जो प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% है। तो अगर हम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है तो उसे ले तो ये 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट पर मंथ हो रहा है वो उनके एग्जैक्ट पीरियड यानी कि 20 साल के बाद तकरीबन 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा, यानी कि उनके गोल में शॉर्टफॉल रहेगा। अब दूसरी बात देखें कि अगर ये समय बढ़ाते हैं तो 1.5 करोड़ तक कब पहुंच जाएंगे? अगर वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं तो अराउंड 23 साल में वो 1.5 करोड़ के लक्ष्य के पास पहुंच जाएंगे विद द सेम इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर उन्हें 20 साल में ये अचीव करना है तो उनको सिंपली ये जो 10,000 का आज निवेश हो रहा है उसे बढ़ाकर 15,000 करना है। तो अगर ये कर लेते हैं तो 20 साल में उनका जो 1.5 करोड़ का गोल है वो अचीव हो जाएगा। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि उनको ये भी रीअसेस करना चाहिए कि 20 साल बाद 1.5 करोड़ की वैल्यू क्या होगी इन एक्चुअल मॉनेटरी टर्म्स, क्योंकि इन्फ्लेशन इसकी जो परचेजिंग पावर है वो इरोड करते जाएगा। यानी कि 1.5 करोड़ का जो वैल्यू आज है वो 20 साल बाद नहीं होगा। तो इसीलिए शायद उनको अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस का गोल उन्हें बढ़ाना पड़ेगा in terms of amount to be accumulated। अगर वो करते हैं तो उनको एक्चुअली जो अमाउंट है वो 15,000 से भी ज्यादा निवेश करने पड़ेंगे। तीसरी बात ये है कि अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखें तो उन्होंने एक सिंपल अप्रोच इन टर्म्स ऑफ
सभी फंड एक ही फंड हाउस के लिए हुए हैं, शायद इनका अकाउंट एसबीआई में ही होगा, इसीलिए उन्होंने एसबीआई के ही सभी म्यूचुअल फंड्स ले लिए हैं। तो मेरे हिसाब से ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक सही अप्रोच नहीं है। अलग अलग फंड हाउस में आप जाएंगे तो ये आपके लिए बेहतरीन होगा। इसके अलावा अगर हम इनके फंड मिक्स को देखें तो थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि एक लार्ज कैप लिया है, फिर एक मिड और स्मॉल कैप लिया है, लेकिन जो मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर है वो 60% है। तो ये क्योंकि उनका गोल लॉन्ग टर्म है, ये इसे मेंटेन भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि इनको एक फ्लेक्सी कैप फंड भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो इससे थोड़ा लार्ज कैप का एक्सपोजर बढ़ेगा, क्योंकि मोस्ट फ्लेक्सी कैप्स यूजुअली थोड़ा लार्ज कैप की तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहता है। तो मेरा चॉइस ये है कि एक पराग पर एक फ्लेक्सी कैप को इंट्रोड्यूस करें। दूसरा, क्योंकि तीनों फंड एक ही हाउस के हैं, तो वो जो स्मॉल और मिड कैप फंड्स है वो बदलने का निर्णय अगर लेते हैं तो उनको मिड कैप के लिए उनको एक ऑल्टरनेटिव फंड कोटक इमर्जिंग इक्विटीज है, और अगर उनको स्मॉल कैप बदलना है तो वो निपॉन के स्मॉल कैप फंड या डीएसपी के स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं। करेक्ट सुनील जी, तो 2-3 चीजें आपके लिए जो निकल कर आ रही हैं उसमें से एक तो ये कि अगर आप इतना ही पैसा हर महीने इन्वेस्ट करते जाएंगे तो आपको 1.5 करोड़ तक पहुंचने में 23 साल के आसपास लगेंगे, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। पहली बात ये तो, या तो आप अपनी एसआईपी की अमाउंट बढ़ाएं, तब आप अपने गोल तक अगले 20 साल में पहुंच पाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की वो ये कि आप जिस 1.5 करोड़ के आंकड़े पर आज पहुंचे हैं, क्या उस 1.5 करोड़ की ज़रूरत आपको 20 साल के बाद 1.5 करोड़ ही रह जाएगी या उससे ज़्यादा होगी? तो जो हिसाब लगाया जाता है इन्वेस्टमेंट में और निवेश के प्रोसेस में वो ये है कि जब आप निवेश कर रहे होते हैं तो आप भविष्य की वैल्यू लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी आज अगर आपको 1.5 करोड़ की ज़रूरत लगती है तो शायद 20 साल के बाद उस 1.5 करोड़ की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो अमाउंट बढ़ जाएगा। इसलिए आपको अपनी प्लानिंग उस हिसाब से बदलनी पड़ेगी। फिलहाल एक जो और चीज़ आपके इस पोर्टफोलियो में दिखती है कि जो सारे फंड्स हैं वो एसबीआई के हैं, इसलिए आपके यहाँ आपके इसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। आपको अपना रिस्क अगर कम करना है तो आपको अलग अलग तरह के जो है फंड्स लेने चाहिए। तो कुछ सजेशन दिए हैं यहाँ पर अर्णव जी ने। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप पैसा लगा सकते हैं, आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी में पैसा लगा सकते हैं, डीएसपी स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, इनमें पैसा लगा सकते हैं। अलग अलग फंड हाउस के पैसे रखिए तो रिस्क होने की संभावना जो है वो घट जाती है। तो ये ब्रॉडली सलाह आपके लिए है सुनील जी। इस हिसाब से आप थोड़ा सा प्लानिंग करिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो लक्ष्य है वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल का रुख करते हैं। हमारे साथ सुरेश जी जुड़ रहे हैं अब। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं सुरेश जी? जी मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, सूरत। अरे वाह, सूरत से बोल रहे हैं। क्या आपके यहाँ बारिश पहुंची कि नहीं अभी तक? सौमित्र सर बोल रहे हैं? जी हाँ, सौमित्र बोल रहा हूँ। मैं पूछ रहा था आपके यहाँ बारिश पहुंची कि नहीं अभी तक, या गर्मी बहुत ज्यादा है? नहीं सर, अभी तो मीडियम है, अभी तो गर्मी ज्यादा नहीं है, लेकिन बारिश तो अभी 15-20 दिन लगेगी। और अभी 15-20 दिन लगेगा। चलिए ठीक है, निवेश के लिए लेकिन आपको कुछ साल लगेंगे। तो बताइए क्या सवाल है आज आपका? जी सर, मेरा कैरियर जो मेरे सवाल था वो तो आपको भेज दिया था जी। 15 साल का 15,000 का हर महीने अभी मैं एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ मेरे बच्चों की शादी के लिए। फ्यूचर के 5-10 साल का थोड़ा है मेरा टाइम। तो सोचता हूँ कि एसआईपी में अभी जो मौजूदा हालात है उसके हिसाब से 15,000 का सोच रहा, लेकिन आगे बढ़ाने का है, लेकिन थोड़ी वॉलेटिलिटी कम हो जाए उसके बाद से। आपने अभी सुरेश जी कहीं कुछ पैसा लगाया हुआ है क्या? इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका अभी? नहीं, अभी ऑलरेडी मेरे टाटा एक्सा में चल रहा है, वो अपना टर्म प्लान चल रहा है। ओके। LIC की पॉलिसी है जीवन सरल। ओके। और मेरी ऑलरेडी 3 SIP चली रही है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और ICICI फ्लेक्सी का और टाटा डिजिटल में। ओके, एक्सिस, ICICI और टाटा आपने बताया ये है। तीनों में कितने की SIP चल रही है अभी? टोटल अमाउंट कितना है? 3,000 की SIP। 3,000 की SIP है सर। ओके, 3,000 की SIP है। और अब आप 15,000 रुपए और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर।
चलिए ठीक है सुरेश जी, पता करते हैं। हेमंत सर 15,000 रुपए और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, करीब करीब 10 साल के आसपास तक जो है इन्वेस्टमेंट का प्लान है। बेटी की शादी करनी है, 3 जगह ऑलरेडी पैसा लग रहा है, 3-3 हज़ार की एक SIP ऑलरेडी चल रही है। आपको लगता है कि यहाँ पर 15,000 इन्वेस्ट करके करीब करीब इन्होंने जो हमें लिख कर भेजा था सवाल वो ये कि करीब 10 साल में 70 लाख तक का इनका टारगेट है, ये पूरा होता दिख रहा है गोल आपको? सुमित्रा, मैं इनके सवाल का जवाब देने से पहले इन्होंने एक चीज कही यहाँ पे कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, वो थोड़ी कम हो जाएगी तो उन्होंने कहा फिर से वो इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करेंगे। तो आई थिंक मैं इनको एक ही चीज कहना चाहता हूँ सुरेश जी को कि अगर आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको फिर मार्केट वॉलेटिलिटी से आज क्या हो रहा है उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टमेटिक इन्वेस्ट करने का मतलब ही यही है कि आप एक डिसिप्लिन तरीके से एक फिक्स डेट में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते जाइए, और अगर आप इस डिसिप्लिन को कंटिन्यू करेंगे तभी जाके आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। दूसरी बात, जहां तक इनका टारगेट का सवाल है, 2 चीजें हैं यहाँ पे। देखिए, इन्होंने कहा मेरा समय जो है 7 से 10 साल है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिक्स होना चाहिए, क्योंकि 3 साल में काफी डिफरेंस होता है। तो मैं अगर 10 साल का पीरियड मान के चलूँ, इन्होंने कहा टारगेट भी मेरा 50 से 70 है, तो अगर मैं 50 लाख का टारगेट पकड़ूं और 10 साल का इनका टाइम होराइजन लूं, तो इनको करीब करीब 21,000 की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। इन्होंने कहा कि 6,000 की इन्वेस्टमेंट ये ऑलरेडी कर रहे हैं और 15,000 की कर सकते हैं। तो आई थिंक जहां तक इनका जो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, जितना अमाउंट चाहिए, वो पूरा का पूरा यहाँ पे इनके पास अवेलेबल होगा। तो आई थिंक अगर ये अपने प्रोसेस को 10 साल इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी अगर कंटिन्यू करते हैं तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। जहां तक इनके फंड सिलेक्शन का सवाल है, इन्होंने कुछ फंड्स की बात की, कुछ कैटेगरीज की बात की। इन्होंने ये भी कहा कि शायद वो एक सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पहली मेरी सलाह ये है कि आप नए निवेशक हैं, आप एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं किसी पर्पस के लिए, शायद आप में उतनी क्षमता ना हो कि आप सेक्टर फंड का, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स बहुत नैरो होता है, उसको ठीक से ट्रैक कर पाएं, उसको ठीक से टाइम कर पाएं। तो मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि आप सेक्टर फंड को यहाँ पे अवॉइड कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा शो में कि इक्विटी बाय इटसेल्फ जो है एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी बात, आपने ये भी कहा कि आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि वो भी शुरुआत में अगर चाहें तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो 2-3 कैटेगरी जैसे लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मिड कैप, इस तरह की कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कीजिए। मेरी जो रिकमेंडेशन है आपके पोर्टफोलियो के लिए, वो 4 फंड है। वो एक लार्ज कैप फंड जो कोटक ब्लू चिप फंड है, और दूसरा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरा कैनरा रोबेको का इमर्जिंग फंड जो लार्ज एंड मिड कैप है, और PGIM का एक मिड कैप फंड। तो ये 4 फंड जिसमें आप अपनी 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे मैंने पहले कहा, इंपॉर्टेंट ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो 21,000 की इन्वेस्टमेंट से आप डेफिनेटली अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है सुरेश जी कि मार्केट की वॉलेटिलिटी की चिंता न करें, आप सिस्टमैटिक तरीके से जो है पैसे लगाते रहें, डिसिप्लिन तरीके से हर महीने अपनी SIP को चालू रखें, तभी आपको लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग जिसे हम कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसका फायदा मिलेगा। तो आपके लिए जो सजेशन है वो यहाँ पर यह है कि जो फंड के नाम सुझाए गए हैं वो बता देता हूँ एक बार फिर आपको। कोटक ब्लू चिप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज और PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है। यहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। 10 साल का जो आपने टारगेट दिया है अभी यहाँ पर, उसमें अगर आप 15,000 की SIP करते हैं तो करीब करीब 35 लाख तक का टारगेट पूरा होने की उम्मीद की जा सकती है। आपको अगर पैसे बढ़ा सकते हैं आप तो वो बढ़ाइए। एक रूल मैं आपको इन्वेस्टिंग का सजेस्ट करना चाहूँगा, आई एम श्योर कि हेमंत जी भी उससे अग्री करेंगे, और वो ये कि अगर आप एक साथ अपनी SIP नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप अपनी SIP को 10% बढ़ाएं। अगर आज आप 10 रुपये दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगले महीने से या अगले साल से उसको 11 रुपये कर लीजिए, और उसके बाद उस 11 रुपये का 10% आगे बढ़ाइए। तो 10% से अगर आप बढ़ाएंगे तो आपकी जो बढ़ी हुई ज़रूरत है वो भी पूरी हो पाएगी और आप अपने गोल पर समय से पहुंच पाएंगे, इसकी उम्मीद भी कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास चिराग का सवाल आया है और उन्होंने भेजा है ट्विटर से। उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प सवाल पूछा है। वो जानना चाह रहे हैं कि वो घर का लोन चुकाएं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। 2047 तक घर का लोन उनको चुकाना है और मौजूदा जमा राशि उनके पास करीब 58 लाख की है। उनका रिटायरमेंट का लक्ष्य 2 से 3 करोड़ का है और ये जानना चाहते हैं कि जो अभी 58 लाख रुपए हैं उसको
उसका वो क्या करें, इन्वेस्ट करें या फिर घर का लोन चुका दें। अर्णव जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। कई बार ये मन में आता है कि अगर हमारे पास लमसम पैसा आ रहा है तो हम लोन्स को पहले चुकाएं या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते रहें, क्योंकि वहां पर कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। क्या सलाह देंगे चिराग को आप? देखिए, नॉर्मली हम देखते हैं कि पहला तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस गोल के लिए निवेश कर रहे हो, क्योंकि वो डिटरमाइन करता है कि आपके पोर्टफोलियो में फंड्स किस प्रकार के होंगे। दूसरी बात ये भी आपको देखना है कि आपकी लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है वो काफी बड़ा होता है, तो पहले आपको वो थोड़ा कम कर देना चाहिए ताकि वो एक कंफर्ट लेवल में आए। दूसरी बात ये होती है कि नॉर्मली अगर हम देखें तो आपका जो कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न आपके इक्विटी फंड्स में आएगा, वो शायद आपके जो लोन पे आप जो रेट चुका रहे हैं, अगर आपको ये कम रेट पे लोन मिला हुआ है तो उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा है कि रेट्स 6.5, 6.75, 7% में कई लोगों ने लोन दिया हुआ है। तो उनके लिए निवेश करना एक अच्छी बात होगी, क्योंकि उससे आपको जो रिटर्न आएगा वो आप जो पे कर रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा ना हो कि आप पूरा का पूरा अमाउंट जो अपने पास हो वो निवेश कर दे, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आपका लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है और वो भी शायद थोड़ा कम करना हो। और इसके साथ आपको ये भी देखना है कि आपके गोल्स क्या है, गोल्स के मुताबिक आप निवेश करें। तो ये एक आइदर और का प्रश्न नहीं है, शायद आपके पास जो भी रकम है उसको बांट देनी चाहिए ऑन ऑल 3 पैरामीटर्स और उस हिसाब से आपको एलोकेट करना चाहिए। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का क्वेश्चन फेस कर रहा हो तो उनको 2-3 चीजें करनी चाहिए। एक, इस प्रकार का पूरा एनालिसिस करें। दूसरी बात ये कि आप अपना फ्यूचर कैश फ्लो भी देखें, क्योंकि देखिए अगर आपको पता है कि आपके पास एक रेगुलर कैश फ्लो भी आने वाला है और उसमें शायद बोनस या ऐसा कुछ का लमसम भी आएगा, तो फिर आपके लिए एक और रिलीफ की बात होती है कि आपके पास फ्यूचर में भी कैश फ्लो है जिससे आप लोन को टैकल कर सकते हैं या अपना निवेश बढ़ा सकते हैं जहां पर भी आपको एलोकेशन बढ़ाना हो। तो ये सब देखने के बाद ही अपना एलोकेशन कीजिए, लेकिन सिर्फ एक और एक ही ऑप्शन पे पर मुड़कर उस पर ही टिके मत रहिए। चाहिए तो आप सभी का यूज कर सकते हैं। के चक्कर में न पड़े चिराग जी, यहाँ पर आप सारे ऑप्शंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कुछ हिस्सा अपने लोन का भी चुका सकते हैं और कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। देखना ये ज़रूरी है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपका फ्यूचर कैश फ्लो किस तरह का है, ये भी समझना ज़रूरी है। आप अगर बिजनेस में हैं तो उस हिसाब से किस तरह की इनकम आपकी हो रही है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी आती रहेगी कि नहीं, आपको जो है किसी तरह का बोनस मिल रहा है क्या, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आप का नहीं, बहुत सारे उन लोगों का भी है जिन्हें कई बार एक लमसम जो है पैसा मिल जाता है और फिर उन्हें ये क्वेश्चन होता है कि हम लोन पहले चुकाएं या हम जो है म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दें। चलिए, ये तो हुआ सवाल जवाब का टाइम, लेकिन अब वक्त हो गया है ये जानने का कि हमारे मेहमान आज हमारे सभी दर्शकों के लिए कौन से गुरु मंत्र लेकर आए हैं। हेमंत जी, पहले मैं आप ही से पूछूंगा, आज कौन सा गुरु मंत्र देने वाले हैं आप हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं कहूंगा कि मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान आपका जो टाइम होराइजन है और आपका जो प्रोसेस है, डिसिप्लिन प्रोसेस, डेफिनेटली उस पर आप कमिटेड रहिए, क्योंकि उससे ना ही सिर्फ आप इस वॉलेटिलिटी को अच्छे से टैकल कर पाएंगे बल्कि इसको अपने एडवांटेज के लिए आप टर्न कर पाएंगे। यानी जैसे हम बोलते हैं ना, एवरेजिंग का फायदा वो तभी होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट वॉलेटिलिटी को ध्यान रखिए, इग्नोर कीजिए प्रोसेस में, अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे तो जैसे मैंने कहा उससे परेशानी नहीं बल्कि आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा।
बिल्कुल, तो बाजार में अगर उतार चढ़ाव है तो उसकी चिंता आप न करें, फंड मैनेजर साहब कर लेंगे, वो शायद ज़्यादा आसान है। आप ये तय करें कि आप नियमित रूप से अपनी एसआईपी को चालू रखें, आप बाजार के उतार चढ़ाव से डरे नहीं। नियमित निवेश से ही आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, ये ज़रूरी है। एसआईपीज़ को चालू रखें और किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। एवरेजिंग का जो फायदा है वो आपको तभी मिलेगा जब आप उतार चढ़ाव के बीच रहेंगे, क्योंकि तब जो एवरेज प्राइस निकलेगा आपके रिटर्न का, वो वैल्यू निकलेगी, वो बेहतर निकलेगा। चलिए अर्णव जी, आपकी बारी, बताइए आप कौन सा गुरु मंत्र दे रहे हैं हमारे दर्शकों को आज? जी, हमारी एक टेंडेंसी होती है कि जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे सामने हो वो हमें अट्रैक्टिव लगता है और उसी की तरफ हम झुक जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि कोई इन्वेस्टमेंट चॉइस ऑप्शन या प्लान आपके सामने हो उस पे मत जाइए, क्योंकि आपको रिसर्च करना है कि मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या जो भी ऑप्शंस मेरे लिए अवेलेबल है उसमें से कौन सा मेरे लिए सही है। तो आपके लिए खुद का रिसर्च कीजिए, जानिए कि आपके लिए क्या सही है, और सिर्फ क्योंकि कुछ आपके सामने है या इजी है करने के लिए उसमें पैसा मत लगा दीजिए। तो यही करने से आपके लिए एक ओवरऑल अपना पोर्टफोलियो के लिए और अपने गोल्स के लिए जो सही है वो सामने आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका बेसिक जो कह रहे हैं यहाँ पर अर्णव जी कि आपको अपना गोल पता होना चाहिए, आपको फोकस इस बात पे करना है कि आपके लक्ष्य क्या है। जो सडनली आपको मिल रहा है, कोई इजीली कोई चीज मिल रही है तो उसकी तरफ मत जाइए। एक घर का ही एग्जांपल हम ले सकते हैं। मैं हूं, कई बार होता है कि हो सकता है मेरे पिताजी का जो है गोल दूसरा है, लेकिन उनके यहाँ कोई आता है जो उनके म्यूचुअल फंड की सारी सर्विसेज पूरी कर देता है, तो मेरी और उनकी रिक्वायरमेंट सेम नहीं हो सकती। मैं उन्हीं का म्यूचुअल फंड ले लूँ ये जरूरी नहीं है। या फिर मेरी छोटी बहन है, वो अगर किसी और जगह पैसा लगाती है, वो गोल्ड में पैसा लगाती है, तो मैं भी गोल्ड में लगाऊं, ये जरूरी नहीं है। आपको अपने हिसाब से रिसर्च करना जरूरी है, आपको अपना फोकस पता होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद उस रिसर्च के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर अर्णव जी ने बताई है। चलिए अब शो को इस समेटने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी और अर्णव जी समय निकालकर आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पूरी टीम को भी दीजिए इजाजत। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ईटी नाउ स्वदेश पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।